स्मृति जी, 6 फेजेस पोलिंग के हो चुके हैं। आज आप काशी में हैं और काशी विश्वनाथ मंदिर एक बहुत बड़ा प्रतीक है बीजेपी के लिए। बीजेपी के लिए प्रतीक नहीं है, बीजेपी प्रतीक इसलिए क्योंकि आस्था सबकी है, लेकिन आपने जो उसको स्वरूप दिया है इस वक्त, उस पे मेहनत की है और जो सोचा है, तो काशी एक तरह से बीजेपी ने उसको इतना ऊंचा किया है। बहुत उम्मीदें हैं काशी से। कि आपके बोलने में त्रुटि है। हम सबका सौभाग्य है कि काशी में हमें सेवा देने का मौका मिला प्रधानमंत्री जी के सानिध्य में। हम काशी के ऋणी हैं कि उन्होंने हमें देश का यशस्वी प्रधान सेवक दिया। और जो भोले बाबा के भक्त हैं वो जानते हैं कि जिसको भोले बाबा निर्धारित करते हैं उसी की सेवा स्वीकार करते हैं। तो ये प्रभु की असीम कृपा है कि काशी विश्वनाथ जी ने नरेंद्र मोदी जी की सेवा को स्वीकार किया। तो यहाँ पर तो भक्त बाबा की सेवा में लगे हैं। तो भक्त तो लगे हैं सेवा में, और भोले बाबा जिसको चुनते हैं तो ईवीएम का कोई रोल नहीं है, लोगों का कोई रोल नहीं है। आप आस्था के विषय को ईवीएम से ना जोड़ें। और जहाँ तक ईवीएम का सवाल है, तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये चुनाव विकास के मुद्दों पर लड़ा जा रहा है। हाँ, ये सत्य है कि काशी का ये कॉरिडोर आपको श्रद्धा की दृष्टि से देखें तो बाबा की सेवा है, विकास की दृष्टि से देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ करने का एक अप्रतिम प्रयास है। और इसमें भक्तों की सुविधा के साथ साथ जिस प्रकार से लोकल इकोनॉमी में नए आयाम जुड़ रहे हैं, देश भर से भक्तों की संख्या दर्शन के लिए बढ़ रहे हैं। लोकल जो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है उसको निश्चित रूप से फायदा हो रहा है। लोकल ट्रांसपोर्टेशन, लोकल यहाँ पर कारीगर, लोकल दुकानदार, उन सबको इसका लाभ निश्चित रूप से हो रहा है। लेकिन स्मृति जी, आपको नहीं लगता कहीं शुरुआत हुई थी इस पूरे चुनाव का जो एक प्लेटफॉर्म था, वो शुरुआत हुआ था विकास की बातों से, लेकिन कहीं बीच में गर्मी निकालना, 80-20 और ये सब मुद्दे बीच में आ गए। पूछना आपसे मैं ये चाहती हूँ कि क्या चुनाव कभी भी पूरी तरह से विकास के मुद्दे पर होता है, नौकरियों के मुद्दे पर होता है? ये कहें कि अपराध को हटाना है तो उसका सीधा संबंध विकास से है। अगर आपराधिक तत्व बढ़ते हैं तो इन्वेस्टर भाग जाता है। अगर आपराधिक तत्व बढ़ते हैं तो साथ ही इंडस्ट्री का रुख नहीं होता है। अगर आपराधिक तत्व बढ़ते हैं तो अगर आप महिला को सुदृढ़ करना चाहते हैं कि वो सरेआम सर उठाकर जिए और अगर अपने काम को अथवा अपने शैक्षिक संस्थान को निर्भीक होकर जाए, इन सब के लिए अपराध से जूझना सुनिश्चित करना पड़ता है। और उसके लिए अगर गवर्नेंस मेथोडोलॉजी भारतीय जनता पार्टी की अच्छी रही है तो फिर मुझे नहीं लगता कि आप ये कह पाएंगे कि अपराध का गवर्नेंस से और इस प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था से कोई लेना देना नहीं है अथवा उसका कोई उल्लेख नहीं होना चाहिए। जहाँ तक कि गर्मी निकालने वाली बात है, नाविका जी, पहले चरण में मैं जब पश्चिम उत्तर प्रदेश में थी तो सपा के एक नेता ने खुलेआम कहा, और वो नेता उम्मीदवार भी था, कि आप देखिएगा चुनाव बाद में किसी को घर से बाहर निकलने नहीं दूंगा। तो अगर गुंडे बढ़ चढ़कर बोलेंगे तो उनको भी तो जवाब देना है। स्मृति जी, इस वक्त आप सेंट्रल सरकार में हैं तो चुनौतियां बहुत हैं, और आपने हर वक्त यहां पर आपकी पार्टी ने कहा है डबल इंजन की सरकार। कोविड के मामले आते हैं तो सरकार पर उंगलियां उठाई जाती हैं, ना सिर्फ उत्तर प्रदेश की सरकार पर, दिल्ली की सरकार पर भी। और इस वक्त सरकार लाई, महामारी सरकार लाई नहीं, पर किस तरह से हैंडल हुआ ये तो अकाउंटेबिलिटी सरकार की होती है। नागरिकों को मुफ्त का 19 महीने राशन दिया तो वो क्या गलत था? अगर हिंदुस्तानियों को मुफ्त में हिंदुस्तान में बना टीका दिया तो क्या वो गलत था? अगर एमएसएमई में 9 लाख करोड़ रुपया लोन की सूरत में इंडस्ट्री को संरक्षित रखने के लिए दिया गया तो क्या वो गलत था? मैं कहना ये चाहती हूँ कि हम भव्य गंगा देख रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ उत्तर प्रदेश में हमेशा ये बात होती है कि गंगा में लाशें बह रही थी। दूसरी तरफ आप कह रही हैं कि कोविड में बहुत कुछ किया सरकार ने। मैंने जो आपको आंकड़े गिनवाए उसको आप भी झुटला नहीं सकते, क्योंकि वो एक पक्ष है, एक दूसरा पक्ष भी है। मुद्दा आपका है कि सरकार की रिस्पॉन्सिवनेस क्या रही। एक तरफ मैंने अनाज की बात की,
दूसरी तरफ मैंने एमएसएमई को संरक्षित होने की बात कही, तीसरी ओर मैंने वैक्सीनेशन की बात कही। जो प्रथाएं नहीं समझते, जो जानबूझकर इस बात का उल्लेख करते हैं कि गंगा जी में किस प्रकार से क्या सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्थाएं हैं, उनको मैं क्या एक्सप्लेनेशन दे सकती हूँ। यहाँ पर जनता जनार्दन ने और न सिर्फ काशी वासियों ने बल्कि उत्तर प्रदेश के नागरिकों ने स्वयं इसका जवाब दिया। लेकिन आज अगर आप उससे ये कहें कि आप झुठलाना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ से ज्यादा इज्जत घर नहीं बने, आज अगर आप ये झुठलाना चाहेंगे कि एक्सप्रेसवे और सड़कों का काम नहीं हुआ, आज अगर आप झुठलाना चाहेंगे कि यहाँ पर ना अनाज बटा ना वैक्सीन बटा, तो वो तो झूठ है ना। आप कभी भी ये प्रश्न उन राजनीतिक तत्वों से क्यों नहीं करते जिन्होंने महामारी की विषम परिस्थिति में बार बार जनता के बीच में भ्रम पैदा करने का काम किया। अखिलेश जी ने क्यों बोला कि वैक्सीन ना लगा? वो क्या चाहते थे कि गरीब संरक्षित ना हो, मौत के घाट उतारा जाए और फिर उसके ऊपर राजनीति की जाए। पर विपक्ष परिवार क्यों कहता रहा कि विदेश से लाओ टीका? और आज अगर आप उस विदेशी टीके की भी बात करें, मैंने हाल ही में देखा है, शायद इसमें त्रुटि हो, आप इसको ठीक कर सकती हैं अपनी डेटा के माध्यम से, लेकिन जो टीका गांधी परिवार कह रहा था हिंदुस्तान इंपोर्ट करके लाओ, उस टीके के साइड इफेक्ट्स के 9 पेजेस तो ऑनलाइन उपलब्ध हैं। तो क्यों ऐसा है कि हिंदुस्तानियों की क्षमता पर अंकुश लगाने का जिन राजनीतिक दलों ने काम किया, उनको आज तक आपने ये सवाल नहीं। ये और बात है कि आपके सामने वो जवाब विशेषतः गांधी परिवार के लोग कभी नहीं देंगे, क्योंकि आप वेल प्रिपेयर्ड पहले से ही बताया हुआ क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं करते। लेकिन कोई तो पूछे। स्मृति जी, हमारे लिए ये सौभाग्य की बात है कि हमारे लिए चाहे हम विपक्ष से सवाल पूछें, वो हम पर इल्जाम लगाते हैं, हम सत्ता पक्ष से पूछें, आप जैसे लोग तो वो भी इल्जाम लगाते हैं। लेकिन मैं आज पूछना चाहती हूँ जी, मैं कोई इल्जाम नहीं लगा रही, मैं आपसे कहना चाहती हूँ 19 महीने, देखिए बोलना बड़ा आसान है कि 80 करोड़ लोगों को उनके घर तक राशन पहुंचाया सरकार की व्यवस्थाओं से, लेकिन ये इतना बड़ा तंत्र खड़ा होना अपने देश में, और वो भी कोविड जैसी महामारी में, ये कोई आसान बात नहीं है। विश्व में एक ऐसी सरकार नहीं है जिसने ये काम किया। विश्व में पहली सरकार हिंदुस्तान की थी जिसने कोविन एप्लीकेशन के माध्यम से डिजिटली एक हिंदुस्तानी का वैक्सीनेशन हो, इसकी व्यवस्था की। मैं महिला बाल विकास मंत्रालय से हूँ। हमारे यहाँ देश भर में 704 वन स्टॉप सेंटर्स 24 घंटे खुले थे, 5 लाख औरतों का उसमें संरक्षण हुआ। मोदी ने उन सेंटर्स को, क्राइसिस सेंटर्स को बनाया। आप ये झुठला नहीं सकते। आज मैं धड़ल्ले से कह सकती हूँ कि वन स्टॉप सेंटर्स और देश की जितनी महिला हेल्पलाइन है, जिसका 100% पैसा भारत सरकार की ओर से जाता है, उसके अंतर्गत 70 लाख हिंदुस्तान की महिलाओं को संरक्षित करने का काम किया। पुलिस की मदद, लीगल एड, मेंटल काउंसलिंग, मेडिकल हेल्प, ये सब दिया नरेंद्र मोदी की सरकार। लेकिन स्मृति जी, फिर क्या बात है कि क्यों फिर इसको झुठलाती हैं अथवा आप इसका महत्व क्यों कम करती हैं? आपको पता है कितना मुश्किल होता है एक औरत के लिए एक सेंटर पर जाकर मदद मांगना, लेकिन वो औरत, वो महिला गई उस सेंटर तक क्योंकि उसका विश्वास था कि नरेंद्र मोदी की सरकार में इस सेंटर में मेरा संरक्षण होगा, मुझे मदद मिलेगी। तो स्मृति जी, ऐसा क्यों है कि सब कुछ हुआ फिर भी जनता कुछ खफा सी है? और इस वक्त भी जो सबसे बड़ा चैलेंज है आपकी सरकार के सामने, अब वो यूक्रेन की वजह से है। हम भारतीय बच्चों को वापस क्यों नहीं ला सके? ये डेवलपिंग सिचुएशन है इस देश पे। निश्चित रूप से एमईए की भूमिका आपके सवाल जवाब की रहनी चाहिए। एक बहुत ही जिम्मेदार प्रतिनिधि के नाते मैं कहना चाहूँगी कि एक डेवलपिंग सिचुएशन में जहाँ 2 इंटरनेशनल फ्रंट्स पे हिंदुस्तान इस पूरे विषय को देख रहा है, वहाँ पे एमईए ही टिप्पणी करे तो बेहतर है। लेकिन ये भी सत्य है कि हिंदुस्तान की सरकार ने एडवाइजरी यूक्रेन में हमारे जितने भी नागरिक थे उनके लिए समय समय पर दी। ये भी सत्य है कि भारत ने व्यवस्थाएं की कि हिंदुस्तान, लेकिन देर से की। बिल्कुल नहीं। मैं जब बच्चों को वहां पर एयरपोर्ट पे रिसीव करने गई थी, एक बच्ची ने मुझे पकड़कर वो रो दी क्योंकि बड़े संघर्षों के बाद घर लौटी थी। जब रो रही थी तब मैंने उस बच्ची से पूछा, तुम्हें लगा कि तुम्हें नरेंद्र मोदी वहां अकेले छोड़ देंगे? उस बच्ची ने, नाविका जी, स्टूडेंट ने पलट कर कहा कि मुझे विश्वास था कि मुझे हिंदुस्तान मेरे प्रधानमंत्री लेकर आए। वो बच्ची मोदी के प्रति विश्वास का प्रतीक।
तो स्मृति जी, विपक्ष कह रहा है कि ये मोदी विपक्ष सरकार, का नेता कभी कोई गया है ऐसी परिस्थिति में? वो तो जाना चाहते हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि आप हमें जाने दीजिए, आप फोटो आप करवाते हैं अपने मंत्रियों से। ममता बनर्जी आज तक बंगाल में उन घर तक नहीं गई जहां बेटों को लटकाया गया। उनका पाप सिर्फ ये कि वो भाजपा के कार्यकर्ता है। यूक्रेन तो छोड़िए, आज तक उन घरों तक नहीं पहुंची जहां की बेटियों का बलात्कार हुआ क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। आज तक उस गांव में नहीं पहुंची जहां पर टीएमसी के नेता ने बोला पुरुषों को कि अगर गांव लौटना है, बीजेपी के समर्थक हो तो अपनी पत्नियों को हमारे पास रात को भेजो। बंगाल में पहले उन लोगों के घर जाए। बंगाल की जब स्थिति हुई थी और जो आपने चिंताएं व्यक्त की थी, वो सारी कोर्ट में है इस वक्त। लेकिन झूठ नहीं है, ये तो प्रमाण के साथ कोर्ट ने अपनी टिप्पणी की है। ये तो कोर्ट बताएगा, मैं नहीं तय कर सकती। कोर्ट की टिप्पणी आ चुकी है इस विषय पर। तो यूक्रेन जाने की इतनी इच्छुक है ममता जी, पहले उस प्रताड़ित महिला के घर जाएं जिसको टीएमसी के गुंडों ने रेप किया। 60 साल की औरत को उसके 6 साल के पोते के सामने बलात्कार करते हैं टीएमसी के नेता। ममता बनर्जी कब गई थी उनके घर? मैं पूछना ये चाहती हूँ कि इस वक्त यूक्रेन में जो बच्चे अभी भी फंसे हुए हैं, विपक्ष कहता है कि आप फोटो अप करते हैं, आपके सारे मंत्री जा रहे हैं, आप स्वयं गई थी, 4 भाषाओं में आपने बात की बच्चों के साथ, और एक आपने पिक्चर भी खींची थी किसी डिसेबल्ड लड़की के साथ, स्पेशली एबल्ड लड़की के साथ, और लोगों ने कहा कि वहां व्हीलचेयर मौजूद था लेकिन आप फोटो ऑप के लिए उनको चला कर लाई थी। ऐसा है कि मैंने कोई फोटोग्राफ खींचे नहीं। वहाँ जो कैमरामैन है वो इस बात का साक्षी है कि मेरा इंस्ट्रक्शन था आप कैमरा बंद कीजिए। कैमरामैन अपना कैमरा बंद करके चला गया था, ये मैं प्रूव कर सकती हूँ। दूसरा, बच्ची का पूरा पैर सूजा हुआ था। वो बच्ची स्वयं 3rd ईयर की मेडिकल स्टूडेंट है, उसको अपना जूता खोलना था। तो मैं क्या कहती कि राहुल गांधी सवाल करेंगे इसलिए अपना जूता मत खोलो, प्रियंका वाड्रा कटाक्ष करेंगी तो जुराब मत खोलो। उस लड़की को उस वक्त 2 मिनट की राहत की सांस लेनी थी क्योंकि वो इतने घंटे प्लेन की एक सीट में बंद बैठी हुई थी। उसको अपना पैर मेडिकल एडवाइस पर ऊपर करना था। तो मैं क्या कहती हूँ कि मेडिकल एडवाइस मत सुनो वरना राहुल गांधी आ जाएगा। राहुल गांधी बच्ची को, वो केरल से थी बच्ची, मैंने केरल सरकार के प्रतिनिधि को बुलाया। वो प्रतिनिधि जिसका नाम विष्णु है वो वहाँ उपस्थित था। उस प्रतिनिधि के साथ उस बच्ची को भेजा, महिला पुलिस कर्मियों को बच्ची के साथ भेजा, लड़की को संरक्षित किया। ना करती क्योंकि राहुल गांधी आ जाएगा। राहुल गांधी कहते हैं कि जो सरकार कर रही है वो उनकी ड्यूटी है, कोई एहसान नहीं कर रही। तो फिर उनकी बहन जाकर कहती है कि आपको आजादी दिलवाई ताकि क्या हो सके। एहसान तो वो कर रहे हैं, बोझ तो है ही कांग्रेस पार्टी पर, लेकिन हर विषय पर ये वही तो राहुल गांधी हैं जो यूपीए की सरकार में बतलाते थे कि किस प्रदेश को क्या एहसान कर रहे हैं। उनको लगता है कि उनके कारनामे किसी की स्मृति में नहीं है। नहीं, स्मृति में तो जरूर है, और स्मृति राहुल गांधी को जो बताती हैं, राहुल गांधी भूलते नहीं हैं, अमेठी से लेकर अब तक। तो शायद ये इंटरव्यू भी अगर वो देखेंगे तो मुझे इस बात से सरोकार नहीं, वो क्या देखेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे। मुझे इस बात से सरोकार है कि जिनके प्रतिनिधि हम हैं उन तक हम लोग कोई सुविधा या समाधान पहुंचा सकते हैं या नहीं पहुंचा सकते। राहुल गांधी कल आज तक ये नहीं जान पाए कि विपक्ष को इस बात की क्यों थोड़ी बहुत पीड़ा है कि मैं मराठी में बोल लूं या गुजराती में बोल लूं या बंगाली में बोल लूं, पंजाबी में, वायनाड के सांसद जहां से सांसद है उस प्रदेश की भाषा में बोल लूं, मुझे समझ नहीं आता। तो बच्चा जो संघर्षों के बाद घर लौटता है, पहले व्यक्ति को देखता है, वो अपनी भाषा सुनना चाहेगा कि नहीं सुनना चाहेगा? बिल्कुल सुनना चाहेगा। और मैं ये भी पूछना चाहती हूँ क्योंकि इस वक्त सवाल ये भी उठाया है कई लोगों ने, और बीजेपी के हैंडल से ये ट्वीट हुआ है कि राहुल गांधी कल की कंसल्टेटिव कमेटी मीटिंग में फोन देख रहे थे। तो वो पहली बार किया है क्या उन्होंने? हेमंत बिश्व शर्मा ने क्या कहा था कि जब मिलने गए थे तो कुत्ते को बिस्किट खिला रहे थे। इतनी बड़ी गंभीर परिस्थिति में ब्रीफिंग चल रही है एमईए की, उनको फोन से फुर्सत नहीं है। तो वो जो खुद कांग्रेस का कहना है कि बच्चों के मैसेजेस आ रहे थे वो उठाना चाहते। राहुल गांधी का नंबर आपको पता है? उनके कार्यकर्ता भेज रहे होंगे। राहुल गांधी का मोबाइल नंबर पता है?
मुझे नहीं पता, शायद आपको पता आप हो। तो एडिटर, मुझे क्यों पता है? राहुल गांधी का नंबर, मैं डंके की चोट पे कहती हूँ, बनारस में जाइए, उसके बूथ अध्यक्ष को पता है। और आपको लगता है यूक्रेन में बैठे किसी बच्चे के पास राहुल गांधी का नंबर है? तो वो ट्विटर पे देख रहे होंगे बच्चों के। वो तो मैं कह रही हूँ, साक्षात वहाँ पर एमईए की ब्रीफिंग चल रही है और उन्हें ट्विटर से फुर्सत नहीं मिल रही थी। स्मृति जी, चुनाव में किस चीज पर, किस मुद्दे पर होगा? और लोग, अब तो ये भी एक कॉन्स्पिरेसी थियोरी है कि नरेंद्र मोदी ने ये यूक्रेन का जो चैलेंज है ये भी इसीलिए किया ताकि मोदी ने यूक्रेन का चैलेंज, कोई लोग, ये सवाल है सोशल मीडिया पे और पार्टियों ने उठाया है। दो देशों के बीच में युद्ध की बालाकोट भी हुआ था और अब ये भी हुआ है ताकि है। और आपको लगता है मोदी जी को इतनी फुर्सत है कि वो दो राष्ट्रों के बीच में युद्ध करवा रहे हैं? मतलब कि मैं स्तब्ध हूँ कि किसी राजनीतिक दल ने इस प्रकार का कटाक्ष किया है। ये नाविका जी, आपको कितने साल हो गए रिपोर्टिंग? 30-40 साल? इतनी बुढ़ी भी नहीं हूँ। 30 साल, 25 साल, 20 साल, कभी सुना है ऐसी बेतुकी बात? बिल्कुल। आपको लगता है कि विपक्ष बस क्रिटिसाइज करने के नाते ये कहता है? आज तक आपने अगर प्रधानमंत्री जी को सुना, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि विपक्ष को कटाक्ष करने का अधिकार नहीं। विपक्ष को अधिकार है, कटाक्ष करे, प्रहार करे, सब कुछ करे। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि जब जब कोई राष्ट्र पे विषम परिस्थिति उपस्थित होती है, तब विपक्ष हिंदुस्तान के साथ एकजुट होकर खड़ा क्यों नहीं? हिंदुस्तान, अगर आप कांग्रेस के मुखिया, डिफैक्टो रिमोट कंट्रोल्ड मुखिया, बैठकर यूक्रेन की ब्रीफिंग में ट्विटर देख रहे हैं, आप उनकी गंभीरता समझ सकती हैं? विपक्ष का ये कहना है कि नरेंद्र मोदी सरकार चुनाव में इतनी मसरूफ है कि उन्हें समय पर एडवाइजरीज देना, समय पर स्टेप्स लेना कि भारतीय सारे घर आ आपने स्वयं देखा नरेंद्र मोदी जी एक तरफ चुनाव में संगठन के प्रति, राष्ट्र के प्रति अपने दायित्व का निर्वाह करने के साथ साथ कैसे यूक्रेन की परिस्थिति के ऊपर ब्रीफिंग्स देते हैं कि जहां जहां दरकार हुई नरेंद्र मोदी जी ने सिक्योरिटी की बैठक भी ली, व्यवस्थाओं में स्वयं नेतृत्व दिया, जहां जहां दरकार है वहां वहां पर इंटरनेशनल उनकी कॉन्वर्सेशंस भी रही, और साथ ही कल तो काशी में ऐसे बच्चों से मिले भी स्वयं। ये कहना कि नरेंद्र मोदी इस चुनाव में मसरूफ है, इसका मतलब आप आंखों पे पर्दा डाल रहे हैं और स्वयं जो अवेलेबल है पब्लिकली डिटेल, किस प्रकार से भारत सरकार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस परिस्थिति में हिंदुस्तानियों का संरक्षण कर रहे हैं, उसका मतलब कि आप उस रियलिटी से मुंह फेर रहे हैं। स्मृति जी, फिर पूर्वांचल में बीजेपी की नर्वसनेस क्यों है? कहाँ नर्वसनेस है? आप जितना भी बता लें, लेकिन हर बीजेपी नेता के अंडर करंट कॉन्वर्सेशन है और आपको पता है 25-30 साल से जब मैं पॉलिटिक्स का पल्स पकड़े हुए हूं तो मैं समझती हूँ। नहीं कर रही। आपने 40 कहा था, मैंने उसको मना किया था, मैंने 30 के लिए मना नहीं किया था, 40 पे मेरी आपत्ति थी, तो 30 साल तो मैंने किया है। आप अंडर करंट एक नेता की कैसे पढ़ती हैं मनोस्थिति? नेता जो है वो अपने आप को बहुत कुछ बचा रखते हैं, कार्यकर्ता जो है वो, बड़ी हमारी, आप बहुत बड़ी नेता हैं, हम उन कार्यकर्ताओं से मिलते हैं। ऐसा नहीं है, जहां हर व्यक्ति कार्यकर्ता है, नेता सिर्फ मोदी है। नेता सिर्फ मोदी है और फिर जो आप पर चार्ज लगता है कि बड़ा डिक्टेटर है, कोई डेमोक्रेसी नहीं है, डेमोक्रेसी, आप धड़ल्ले से बोल रही हैं। डिक्टेटर होते तो बोलते कि पार्टी में ऐसा नहीं। কখন করবেন, কত এসেছে সবাই অনেকে, ঠিক ভালো করে দর্শনটা করবেন, ঠিক আছে? बंगाल से इतना अच्छा नाता है आपका, बंगाल जीते क्यों नहीं? हम जिस परिस्थिति में चुनाव लड़े और जिन सीटों तक पहुंचे, वो पॉलिटिकल छलांग किसी और राजनीतिक दल ने नहीं लगाई। ये भी सत्य है
कि आपने बंगाल में कार्यकर्ताओं के संघर्ष के बाद उनकी प्राणों की जो आहुति उन्होंने दी, उसके प्रति भी ममता बनर्जी ने न्याय नहीं किया। आज हम उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ता गौरव से कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से योगी सरकार में उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ। लेकिन यही क्लेम ना बंगाल की मुख्यमंत्री कर सकती हैं, ना विपक्ष का कोई नेता कर सकता। उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहा है, एक तरफ युवा नेता राहुल गांधी, युवा है वो, युवा नेता आपकी मर्जी, और दूसरी तरफ अखिलेश यादव भी यंगर जनरेशन में से कह लीजिए, युवा ना कहिए, यंगर जनरेशन, आप भी यंगर जनरेशन की नेता हैं। आप अखिलेश वर्सेस राहुल गांधी, आप क्या समझती हैं दोनों में से? पॉलिटिकली वर्सेस आंडे टुगेदर, नो नॉट एनी मोर। यूपी के लड़के साथ नहीं है, पिछली बार थे। नमस्कार किया जा रहा है, इंटरव्यूज में कहा जा रहा है कि दोबारा हम इनके साथ आ सकते हैं। तो जेन्युइनली थिंक, आप भी कह रहे हैं आप बीएसपी के साथ आ सकते हैं? यू जेन्युइनली थिंक दिस कंट्री डजंट रियलाइज दैट द बॉयज आर बैक, द बॉयज आर बैक टुगेदर? इज दैट अ न्यू स्पिन? ये नया स्पिन दे रही हैं? एंड दैट इज व्हाई द लेडी इज सेइंग कि मैं भी लड़की लड़ सकती हूँ। तो लड़कियों लड़ सकती हूँ से आपको तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ कि वो अपने राजनीतिक और पारिवारिक क्षमता के बारे में डंके की चोट पर कह रही है कि जो घर पे लड़का है वो लड़ नहीं सकता। तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। स्मृति जी, मैं पूछना चाहती हूँ, जनरेशन नेक्स्ट को आना है, 2024 का चुनाव भी आएगा इसके बाद। पहले तो उत्तर प्रदेश में अगर बीजेपी की जीत ना हो या बड़े मार्जिन से ना हो, तो क्या इसका असर 2024 के चुनाव पर पड़ेगा? अगर मगर नहीं, बीजेपी ही सरकार उत्तर प्रदेश में बना रही। ये आपने बंगाल में भी कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन। बंगाल में भी कहा था, सेम क्वेश्चन। जी, सेम क्वेश्चन जी। और आपको लगता है कि हम मैदान जंग में उतरेंगे हार की कामना लेके? नहीं, कामना ना ले, लेकिन रियलिस्टिक होना भी एक। हार का संकल्प लेके नहीं लड़े हर सीट से, हम पूरी जान लगाकर लड़े ना। नहीं लड़े, पर जीते नहीं जैसे कहा था। तो उत्तर प्रदेश में 14 भी नहीं जीती थी मैं अमेठी में, 19 जीती ना, ये तो शुरू हुआ है। आपको लगता है 2024 के समीकरण उत्तर प्रदेश के चुनाव के बाद शुरू हो जाएंगे? 2024 का मत और मन जनता बना चुकी है। नरेंद्र मोदी दोबारा प्रधान सेवक चुने जाएंगे। ये आप कैसे कह सकती हैं, क्योंकि एक तरफ के चंद्रशेखर राव हैं, तेलंगाना के मुख्यमंत्री, वो कवायद कर रहे हैं सबको साथ लाने के लिए, एक तरफ ममता बनर्जी घेराबंदी कर रहे हैं मोदी, पहली बार कर रहे हैं। नहीं, 14 में भी किए थे, 19 में भी किए, पर 24 में भी करेंगे। नहीं, 14 में यू विल ऑल्सो, आई मीन इफ यू आर अ पॉलिटिकल एनालिस्ट अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ पॉलिटिशियन, यू विल ऑल्सो रियलाइज कि 14 में मोदी वॉज अ फ्रेश फेस। लोग 10 साल की कांग्रेस सरकार से थक चुके थे। गो अगेंस्ट मोदी, which candidate will be acceptable to the entire? But that's not the point. Sometimes people say कि 10 साल हो गए, किसी और को चांस दो। Tell me who. Give me that one face that you think. ये तो जनता तय करेगी ना। वही तो कह रही हूँ, क्योंकि आप एनालिस्ट हैं। तो who's that one face do you think who will come up and the जनता will then have a choice between them and Modi? But maybe इस बार गांधी, अखिलेश, ममता बनर्जी सीरियसली जो औरतों का रेप करवाती हैं अपने प्रदेश में, हिंदुस्तान अपनी बहुत बड़ा चार्ज लगा रही हैं। इसके प्रमाण सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन वर्डिक्ट नहीं आया है। टीएमसी के नेताओं ने ये करवाया, इसका प्रमाण है, इसको आप झुटला नहीं सकते। वर्डिक्ट एविडेंस के आधार पे आएगा, एविडेंस प्रस्तुत हो चुका है। और आपको लगता है हिंदुस्तान अपनी बागडोर ऐसे व्यक्ति के हाथ में दे देंगे? ये आप कैसे तय कर सकते हैं? जो कहते हैं कि मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपको क्या लगता है? एविडेंस और कोर्ट के वर्डिक्ट्स पर ही सब तय होता है। जब आपको सूट करता है, खास करके बीजेपी के मंत्री जो होते हैं, जब सूट करता है कहते हैं मैटर सब जुडिस। मैं आपसे पूछ रही हूँ, सब जुडिस मैटर है, लेकिन एविडेंस तो है, उसको तो आप नहीं झुकला सकते। नहीं, एविडेंस है कि नहीं है ये तो कोर्ट उस पर वर्डिक्ट देगी। कोर्ट ने अपनी टिप्पणी ऑलरेडी पब्लिक कर दी है, पर हर बार कोर्ट ये भी कहती है कि टिप्पणी इज नॉट द ऑर्डर। हाँ, डजंट मैटर, बट यू थिंक द कोर्ट विल टर्न अवे फ्रॉम इट्स ओन ऑब्जर्वेशन?
Is that your charge on Indian judiciary? It's not my charge. You're twisting my words, and you're a master of words. And you always challenge an anchor who's supposed to be fluent with words. But Smriti ji, I'm just asking you. आप जितनी देर पॉलिटिशियन रही हैं उससे थोड़ी सी ज्यादा देर में, कम है। हाँ इसीलिए कह रही हूँ, उससे थोड़ी सी ज्यादा देर मैंने पत्रकारिता की है। आपसे पूछा कि आप मुझे बताइए ना, कौन? राहुल गांधी। सब मिल के क्यों नहीं? वही तो कह रही हूँ, द फैक्ट कि सबको मिलना पड़ रहा है घेराबंदी करने के लिए मोदी की, वही आपको संकेत है कि जो खुद सहारे की तलाश में वो देश का सहारा नहीं बन सकते। पर ये पब्लिक मान रही है क्या? क्यों इस बार अंदेशा है कि सीटें घटेंगी उत्तर प्रदेश में 5 साल के राज के बाद? क्यों अखिलेश यादव के रैलीज में इतनी भीड़ उमड़ कर आ रही है? हर राजनीतिक दल का अधिकार है कि वो चुनाव लड़े, पूरी अपनी क्षमता के साथ लड़े, लोकतंत्र की यही ताकत है। लेकिन आप मुझे बताइए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, ये तो विपक्ष के नेता, क्योंकि आप कार्यकर्ताओं से मिलती हैं, वो भी तो कह ही रहे हैं, वो भी आप नहीं जुटला सकते। वो ये भी कह रहे हैं विपक्ष के, हम बनाएंगे सरकार। बन तो रही है सरकार हमारी, इससे आप जुटला नहीं सकते। तो आपने भी कोई सहारे तलाश किए हैं? मुझे 24 वाला पहले जवाब दीजिए। नहीं, 24 में सारे आप कहती हैं कि मैं दूरदृष्टि से आपको बताऊं 24 का, मैं तो बता चुकी हूँ। अब आप बताइए। मैंने तय नहीं करना है, मैंने रिपोर्ट करना है जब जो होगा। पर मैं ये पूछ रही हूँ कि क्या बीजेपी इस पर काम कर रही है कि ऑल्टरनेटिव होगा और 10 साल के राज के बाद शायद इतना आसान ना हो? कि आप कह रही हैं 10 साल का राज किया बीजेपी, वही तो थी आपकी। हमने प्रधान सेवक दिया देश का। हमारे संगठन ने बार बार कहा कि तुम सत्ता की भूमिका में नहीं है, सेवा की भूमिका में। और हिंदुस्तान की फितरत है, भारत का संस्कार है, सेवा का तिरस्कार नहीं है। स्मृति जी, आप भी जानती हैं और मैं भी जानती हूँ, कहा जाता है वन गवर्नमेंट इन पावर। पावर का मतलब होता है सत्ता, पावर का मतलब होता है राज करना। अब आप ह्यूमिलिटी दिखाकर आप कहें कि हमने सेवा की है, दैट्स ऑल राइट, दैट्स अ प्ले ऑफ वर्ड्स, but the question is, after 10 years when you have anti-incumbency, when you have this, आप भी एक ही साड़ी कितने साल पहनेंगी? कभी ना कभी आपको लगेगा कि कुछ शायद बदल लूं। इस बार think that you give very little credit to the Indian potential to identify who will benefit the nation at large. When you equate the voter's mindset to my desire or need to change a sari, you give a great disrespect to the Indian voter. I don't. Absolutely, that comparison The Indian voter. Comparison itself is disrespect. I can only say this, कि भारतीय जनता पार्टी 2024 में नरेंद्र मोदी जी के अथक प्रयासों की वजह से पुनः सेवा का मौका पाएगी. That is my belief. I am asking you, give me a political entity that will challenge that belief, and I'll give you an answer by your own. But you have in the past 5 You think there can be a new Congress if Rahul Gandhi is not delivering? There are voices coming from within the Congress party. Do you think there will be a new Congress? Irrespective of the desperation of the Congress party to be rid of the strangled hold of the Gandhi family, I am of the opinion that my best efforts are better served when I concentrate on the Bharatiya Janata Party. That the Congress will implode, is imploding, will explode is a given. फर्क ये है कि वो अपनी सत्ता बचाने के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए राजनीति करते हैं. मेरा संगठन राष्ट्र नीति के भावना से काम करता है. आम आदमी पार्टी, कहा जाता है कि पंजाब के चुनाव में आम आदमी पार्टी आगे है. दिल्ली में कोई उन्हें वहां से लेकर यहाँ तक पूछा, give me one specific entity that can become a national challenge to Narendra Modi. Narendra Modi has, irrespective of his political victories, irrespective of his political responsibilities, irrespective of his political successes, always said, हर प्रांत, हर वर्ग, हर समुदाय के लिए विकास का काम होना चाहिए. Do you think that acceptability will be challenged by people? No. People wanted that kind of leadership. जो कहती है वोट बैंक की राजनीति ना करो. People wanted that leadership जो कहती है कि एक परिवार के बंधक बनकर ना रहो.
People wanted a leadership that ensures toilets for women, homes for the poor, and yes, ration when there is a global pandemic. Smriti ji, there's no denying the fact that there is a new class, there is a new caste that is coming up. जो कहा जाता है लाभार्थियों की एक नई क्लास है, जिन्होंने कुछ पाया है मोदी की सरकार से, और बहुत से पॉलिटिकल एनालिस्ट ने ये कहा है। वर्ग है नाविका जी जिसने नहीं पाया। आप आज काशी पधारी हैं, जिन सड़कों पे घूमती हैं आप, आज जिस कॉरिडोर में आज आप ये रिकॉर्ड कर रही हैं, वो क्या सिर्फ लाभार्थी के लिए है? आप भी तो उसका कहीं ना कहीं फायदा उठा रही हैं, आपको भी तो उसका कहीं ना कहीं सहयोग और समाधान मिल रहा है। जब उड़ान के माध्यम से नए नए सेक्टर्स में एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, तो क्या उसमें सिर्फ लाभार्थी सो कॉल्ड आपका वर्ग जा रहा है? जब 983 रेलवे स्टेशन पे हमने इमरजेंसी रिस्पांस सर्विस बिठाया सिर्फ महिलाओं के लिए, वहां पर सिर्फ क्या ये विशिष्ट लाभार्थी वर्ग जा रहा है? जब 22 ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट्स हम लोग बना रहे हैं, एम्स, उसमें क्या सिर्फ लाभार्थी वर्ग जा रहा है? जब हम लोग आज भी आपके 8 साल सरकार में रहने के बाद भी बच्चे यूक्रेन पढ़ने के लिए जा रहे हैं क्योंकि मेडिकल सीटें नहीं, और कल प्रधानमंत्री जी ने ये मुद्दा उठाया, बिल्कुल, और बढ़ेंगी ये सीटें। लेकिन मैं उस लोकसभा क्षेत्र से हूँ जहाँ 40 साल गांधी खानदान ने कहा मेडिकल कॉलेज लाएंगे लाएंगे लाएंगे, नहीं लाए। अब आया, अमेठी से लोग गए, अब आया यूक्रेन, क्या करते हो बच्चे? हाँ, अब आया, मोदी और योगी ने दिया। मैं खुद साक्षी हूँ इस बात की। अमेठी में 40 साल से बोल रहे थे गांधी खानदान के लोग, क्या मेडिकल कॉलेज लाएंगे, सरकारी जमीन अपने फाउंडेशन में जब्त कर ली, वहां अपने लिए गेस्ट हाउस बना लिया। चलिए ना, मैं आपको दिखाती हूँ। तो किस मुंह से आज बात करते हैं इन बच्चों की? किसान की बात करते हैं। अमेठी में सम्राट साइकिल में किसानों ने जगह दी ताकि वहां इंडस्ट्री लग सके। कांग्रेस पार्टी तो छोड़िए, गांधी खानदान ने, फाउंडेशन ने, जहाँ पे राहुल, प्रियंका, सोनिया जी हैं, इन तीनों ने मिलकर किसान की जमीन ले ली। किसान ने जब जाके कोर्ट का ऑर्डर लिया, कोर्ट की बात करते हैं, जब कोर्ट का ऑर्डर लिया कि किसानों की जमीन वापस की जाए, तो गांधी खानदान, कांग्रेस पार्टी छोड़ दीजिए, वो किसानों के विरुद्ध गए कोर्ट, और ये दोगलेपन करते हैं। स्मृति जी, यूक्रेन की बात हुई, कोविड की बात हुई, डेवलपमेंट, विकास की बात हुई। सवाल एक ये है कि विपक्ष ये भी कहता है कि बीजेपी, आप कह रही हैं अखिलेश और कांग्रेस मिले हुए हैं, राहुल गांधी मिले हुए हैं, लेकिन बीजेपी की सबसे बड़ी अलायंस पार्टनर है सीबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, साहब इतनी जमीन, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, प्रोसेस चल रहा है ना कोर्ट में, तो कुछ अभी तक प्रोसेस चल रहा है ना इन्वेस्टिगेशन का। सीबीआई, ईडी, आप जो कहते हैं हथियार हैं, इसका मतलब आप वो ऑफिसर, इत्र के केस में क्या हुआ, थोड़ी सा सनसनी, जो संविधान के आधार पर ऑफिसर्स इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, उनके ऊपर तोहमत लगा रहे हैं। तो ये संविधान, मैं जहां से सांसद हूं, वहां पे 5 साल से किसान गांधी खानदान के खिलाफ कोर्ट में लड़ रहा है। तो ठीक है, एक रैपिड फायर करते हैं, और रैपिड फायर में मैं आपसे पूछना, व्यवस्थाओं का दुरुपयोग करते, आप जानते हैं नामिका जी, व्यवस्थाओं का अगर दुरुपयोग करना जानते हम लोग या करते, ऐसा हमारा संस्कार होता, सबसे पहले मैं सम्राट साइकिल की जमीन जो है उठाकर किसानों को वापस कर देती। नहीं सुनती गांधी खानदान। डिम्पल यादव, सबसे पहले मैं वो जो जमीन उठाकर रखी है इन लोगों ने मेडिकल कॉलेज के नाम पे झांसा देके जनता को, वो जमीन वापस सरकार को लौटाती। प्रोसेस है, इसलिए मैं चुपचाप वो प्रोसेस देख रही हूँ। तो हम पे तो आरोपी आप मर नहीं सकते, सीबीआई, ईडी वाला। डिम्पल यादव कहती हैं कि जंग का कलर है गेरुआ, जो योगी आदित्य, दिमाग पे जंग हो वो इस प्रकार की टिप्पणी करेगा। गेरुआ रंग योगी का नहीं है, हिंदू धर्म का है। स्वामी प्रसाद मौर्य पर कहा ना, योगी का मात्र वो रंग नहीं है, वो हर हिंदू का रंग है। तो जिसके दिमाग पे जंग है उसको हिंदू धर्म पे जंग दिखता होगा, हमें नहीं दिखता। और स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य, जो आपकी सांसद है, आपकी पार्टी की सांसद है, वो कहती है जानलेवा हमला हुआ है उनके पिता पर, क्योंकि संघमित्रा पे इसलिए नहीं बोलना चाहती क्योंकि उस बच्ची को लोकसभा में प्रोत्साहित कि भाषण अच्छा दो, इस प्रकार का संस्कार, इस प्रकार की ट्रेनिंग, ये सब करते मैंने अपने संगठन को देखा है।
कि जिस बच्चे को आप स्वयं सुदृढ़ करें, सशक्त करें, उसके ऊपर मैं टिप्पणी नहीं करूँगी। तो आपके अपने आप के खिलाफ क्यों हैं? मुझे लगता है नाविका जी, आप खिलाफत वाले लोगों को ढूंढ रही हैं, आप उनको नहीं देख रही नहीं, हैं। पर खिलाफ जो क्यों एक हैं? बड़ा हुजूम अगर है जो अगर हमारे बच्चे भी हमसे लड़ते हैं तो हम उन्हें समझाते हैं, मनाते हैं, वापस लाते हैं। तो ये अगर आपके लेकिन अपने हैं तो अगर आप समझा क्यों नहीं अगर पा माँ रहे की हैं? भूमिका में है तो आप जानते हैं कि बच्चे को कब समझाना, कब कठोर होना, ये माँ जानती है। और संगठन मेरे माँ की समान है, मेरा संगठन जानता है। तो संघमित्रा पर कठोर होगी मैं डिसिप्लिनरी कमेटी की प्रतिनिधि नहीं हूँ, इससे नहीं बोल सकती, आपको झूठ नहीं बोल। पूर्वांचल में स्वामी प्रसाद मौर्य और तमाम जो लीडर छोड़ के गए, उसका असर होगा क्या? इसलिए नर्वसनेस है? नहीं हो, उनका कोई अस्तित्व नहीं था तो पहले आपके साथ क्यों थे? अस्तित्व किसका था किसका नहीं, मैं इतनी बड़ी नहीं हूँ कि सबके अस्तित्व पे मैं प्रश्न चिन्ह लगा। असर नहीं, असर नहीं हो। ये कोर भाजपाई जो आपको मेहनत मशक्कत करते हुए दिख रहा है, ये तब से मेहनत कर रहा है जब भाजपा के 2 सांसद। तो 2 सांसद वाली भाजपा अगर आज इतनी बड़ी हो सकती है तो कोई दूसरी पार्टी भी 2 से बड़ी हो सकती है, फिर उसको क्यों नहीं मानते? सबका अधिकार। तो आप हमेशा क्यों कह रही है कि 2024 में कौन आएगा? कोई भी 2 लोगों की पार्टी बड़ी होगी। 2 लोगों की पार्टी बड़ी हो सकती है, बशर्ते उस संगठन में क्षमता हो। मुझे क्षमता आने एक संगठन का नाम ले दी, वहां से लेकर यहाँ तक आई, अब तक नाम नहीं बताया। नहीं, मेरा काम नहीं है। आप पार्लियामेंट में हैं। मेरी संगठन की सीख, मेरे संगठन का व्यक्तित्व, मेरे संगठन का संस्कार मेरा अभिमान है। और मैं इसलिए कह सकती हूँ कि मेरे संगठन से जुड़े लोगों ने वर्षों वर्ष गरीबी में, जलालत में बिताए, फिर भी संगठन का झंडा नहीं छोड़ा। और आज उसी कार्यकर्ता के दम पे कह रही हूँ कि यूपी में सरकार बनी। स्मृति ईरानी रैपिड फायर, और रैपिड फायर में करण जौहर कब से हो गई? जी, करण जौहर नहीं हूं, पर मुझे ये राउंड अच्छा लगता है, खास करके पॉलिटिशियन के साथ। बोलिए। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, यूपी में कितनी सीटें? मैं सिफोलॉजी में आपके साथ इस वक्त संबद्ध 250 से ऊपर के 250 से नीचे? भारतीय जनता पार्टी की सरकार। आप झूठ बुलवाना चाहें? नहीं, मैं क्यों? आप अगर बोलना चाह रही तो बोल दीजिए, कोई बात नहीं। आप ये प्रिज्यूम करिए कि 7वां चरण अभी हुआ नहीं है, उससे पहले मैं आपको सीटों की व्याख्या कर दूं। इसका मतलब लोकतंत्र का अपमान कर दूं। पर आप इसलिए भारतीय जनता पार्टी नहीं, पर आप इसलिए भी नहीं कह रही, लोग कहेंगे क्योंकि अब तक तो 6 चरणों में आपको जीत जाना चाहिए था। हाँ, तो जीत, इससे तो कह रही हूँ 6ठे चरण के बाद कि जीत रहे हैं भाई, सरकार बना रहे। सरकार तो तभी बनती है जब जीतते हैं ना। रैपिड फायर है तो जल्दी से रैपिडली क्वेश्चन कीजिए। स्मृति ईरानी द पॉलिटिशियन, स्मृति ईरानी द एक्टर, स्मृति ईरानी द मदर? स्मृति ईरानी द पर्सन। Why should I be liked or disliked only in parts? Either love me as a whole or discard me. स्मृति ईरानी को गुस्सा आता है कभी? बिल्कुल। बाप रे, ये तो कैसा बेतुका सा सवाल है। आप साक्षी हैं मुझे गुस्सा कब आता है। लेकिन पूछना ये भी चाहती हूँ कि 2024 का चुनाव अमेठी से आप दोबारा जीत पाएंगी? ये जवाब भी इसलिए नहीं दूंगी क्योंकि ये निर्णय पार्लियामेंट्री बोर्ड का होता है। स्मृति इतनी पॉलिटिकली करेक्ट कब से हो गई आप? 19 में भी यही बोला, 18 में भी यही बोला, 17, 16 और 15 में भी यही पॉलिटिशियन कब तक बनी रहेंगी? मैं संगठन की कार्यकर्ता तो मरते दम तक हूँ, इसी संगठन में अर्थी उठेगी। कुछ और नया करना चाहती हैं? किताब तो आप लिख चुकी हैं, एक्टिंग आप कर चुकी हैं, मंत्री पद आप संभाल चुकी हैं। नए लोगों से, नए प्रांतों के प्रतिनिधियों से मिलना होता है, इतना बड़ा सौभाग्य और किसको मिलता है। अब चुनाव इन 5 राज्यों के बाद गुजरात में और हिमाचल में भी आ रहे हैं, बड़ी चुनौती है बीजेपी के लिए? नहीं, जो 2 से यहाँ तक पहुँच गए उनको आप चुनौती वाला कोई भी मंजर दिखला दें तो उनको समाधान ही दिखता है। पर जो लोग कहते हैं कि जो भी ऊपर जाता है वो कभी ना कभी तो नीचे आता है, कहते हैं, तो आप इतिहास बदलेंगे? मैं इतना ही कहूंगी कि नरेंद्र मोदी कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं है। डंके की चोट पे कह रही हूँ कि 24 में दोबारा वही प्रधान सेवक होंगे। स्मृति ईरानी जी, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 10 मार्च को चुनाव के नतीजे आएंगे, उम्मीद है को भी मिलेंगे। 24 तक जी यही लोगों से पूछते रहेंगे कि कौन जीत रहा है, कौन पीछे है, कौन आगे है। बिल्कुल हमारा भी यही रोल है और हम आपसे सवाल पूछते रहेंगे। आप थोड़ी बहुत नाराज? अभी तक जवाब नहीं है, वहां से लेकर यहाँ तक। मुझे थोड़ी खड़ा करना है ऑल्टरनेटिव, जिनको करना है। कोशिश कर रहे थे लेकिन मिला नहीं।
जो जब करेंगे। सही कह रही हूँ। 24 में कौन प्रधानमंत्री? ये जनता है। 24 में कौन बन रहा है प्रधानमंत्री? ये पब्लिक है, सब जानते हैं। Thank you.